जैसा कि आपको पता है कि हमने अनुच्छेद 51 तक चर्चा कर ली है पहले की क्लासों में। स्टूडेंट, आप सभी को मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को अगर हम एक एक करके करेंगे तो शायद वो क्रम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो टूट सकता है। तो मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है कि आपके संविधान के जो अनुच्छेद हैं वे भी पूरे होते रहें और हमारा जो सिलेबस है वो भी पूरा होता रहे। तो केंद्र सरकार की जब हम बात करते हैं या संघीय सरकार की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो टॉपिक है उसमें राष्ट्र, अभी मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है। इस केंद्र सरकार में किस किस को हम शामिल करते हैं, देखें भाग 5 में इसका वर्णन है। पहली बात ये देखें पार्ट 5 और अनुच्छेद आर्टिकल 52 से 78 मुख्य हैं, ठीक है। फिर ऐसे तो आगे अलग अलग करते करते जाएंगे जब राष्ट्रपति के बारे में तो और भी हैं, लेकिन मुख्यतः कहाँ से हैं 52 से 78 तक। अब इसमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है संघीय सरकार में, देखें राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आप जानते हैं दूसरी बात, ये किसके रूप में काम करते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इन्वॉल्व रहते हैं राष्ट्रपति दोनों में, कॉमन है। राष्ट्रपति जो है वो इन दोनों में कॉमन आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो है हमारे इस पार्ट का जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे संविधान में इसे कार्यवाहक प्रमुख कहा गया, मुखिया या प्रमुख। भारत जो कि एक गणतंत्रात्मक राज्य कहलाता है। गणतंत्रात्मक का मतलब हो गया जो मुखिया हैं ये हमारे प्रमुख हैं, राष्ट्र प्रमुख, वो राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित न होकर, वंशानुगत न होकर निर्वाचित होते हैं। वंशानुगत न होकर निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। इन व्यवस्थाओं का आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि राष्ट्रपति अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है। दूसरी बात, संविधान के पालन की जो जिम्मेदारी है, संविधान की पालना राष्ट्रपति का मुख्य दायित्व है। राष्ट्रपति का मुख्य दायित्व है, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले जो हमारी केंद्र सरकार है उसमें हम सर्वप्रथम राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति, मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो किसी पार्टी विशेष का न होकर पार्टी के द्वारा हालांकि चुना जाता है, अभी हम प्रक्रिया में आगे बात करेंगे, या प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं सरकार जो वर्तमान में कार्यरत रही है उसके द्वारा भी, विपक्ष के द्वारा भी, यानी सत्ता पक्ष भी अपना कैंडिडेट खड़ा करता है और विपक्ष भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता है।
या फिर निर्विरोध भी निर्वाचन हो सकता है राष्ट्रपति का। तो ऐसी कई सामान्य बातें जो हमें पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के पद की कल्पना क्यों की गई थी या इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो मैं आपको वो बता रहा था कि जो राष्ट्रपति है वो विशेष तौर पर किसी दल का नहीं होता है, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र सरकार के अलावा राज्यों की विधानसभाओं का भी योगदान होता है। इस प्रकार वह किसी सरकार विशेष का प्रतिनिधित्व न करते हुए संपूर्ण भारत के प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व, यहाँ तक कि केंद्र शासित राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं मिस्टर राष्ट्रपति। तो संपूर्ण भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है और राष्ट्रपति को सरकार के कार्यों की समीक्षा करने और संविधान के पालन की या संविधान की पालना की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को दो तरह के दायित्वों का निर्वहन करना होता है। एक तो शांति काल में क्या क्या दायित्व हो सकते हैं जहाँ पर उसकी सीमाएं सीमित होती हैं या केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण में, नियंत्रण में या मार्गदर्शन में वो काम करता है। ज़्यादातर मुख्य तौर पर विवाद वहाँ भी हो सकते हैं या वहाँ भी अपनी स्वतंत्र या निष्पक्ष राय राष्ट्रपति रख सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि कई बार आपातकालीन परिस्थितियाँ, इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसी इमरजेंसी में प्रधानमंत्री की तुलना में राष्ट्रपति का पद या दायित्व महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वहाँ राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मंत्री परिषद पर निर्भर रहता है। ठीक है, पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि वह मंत्री परिषद पर निर्भर रहे, लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो शांति काल में दायित्वों का निर्वहन सीमित है, यानी हस्तक्षेप क्या कर सकते हैं, सीमित। और आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का दायित्व पूर्व में असीमित था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में उसे भी मंत्री परिषद के अधीन ला दिया गया है। यानी मंत्री परिषद जो सिफारिश करेगा तब राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, अगर परिस्थितियां आपातकालीन हैं तो। ठीक है, तो आप देखिए और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, अभी देखो हम पूरी जानकारी कर लेंगे, इसके बाद तो ऐसा विषय रहेगा नहीं जो आपके छूट जाए, चाहे दोनों तरह के स्तर आ जाए, किसी भी तरह के स्तर का एग्जाम आ जाए, ये अपनी गारंटी रहेगी कि जो चीज़ लिखवा दी है या जो चीज़ समझा दी है, अगर आपने इसको अपनी खोपड़ी में बैठा लिया और बैठा भी देंगे, ऐसी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो सब्जेक्ट है वो यहीं क्लियर होता जाए। ठीक है, तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात करें कि जो मुख्य जो दायित्व वो क्या है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रशासन या संचालन को ये सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर एकता, अखंडता और सुरक्षा का दायित्व दिया गया है। अंतिम तौर से राष्ट्रपति जिम्मेदार होगा। आपको पता है तीनों सेनाओं का प्रमुख किसको बनाया गया है, राष्ट्रपति को। तो हम अब एक एक करके इनके सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि अगर मैं जानना चाहूँ, आपको थोड़ी बहुत जानकारी पहले भी है, राष्ट्रपति की कार्य क्या होते हैं, शांति काल में, आपातकाल में राष्ट्रपति के अनुच्छेद कौन कौन से, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति की शर्तें क्या है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए उपयुक्त है या नहीं है,
या राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, राष्ट्रपति किसी भी फांसी या उम्र कैद की सजा याफ्ता कैदी के प्रति दंड में किस प्रकार की कमी कर सकता है, यानी न्यायिक जो अधिकार हैं, न्यायिक जो शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं, अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में जारी किया जाता है, बजट प्रस्तुत करने के लिए या धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार की स्वीकृति राष्ट्रपति से ली जाती है, सत्र का सत्रावसान, सत्र की प्रथम सत्र को संबोधित करना, सत्रावसान करना या सत्र को विलंबित करना, निलंबित करना या समय से पूर्व सत्र का भंग कर देना, ये सारे कार्य या सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रपति ने समय समय पर भी अपनी इन कार्यवाहियों को पूरा करने का प्रयास किया है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से कमज़ोर श्रेणी में नहीं है, बस इसको क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा संतुलित करने का प्रयास किया गया है। और वो इसलिए आवश्यक था क्योंकि इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था और इसी के कारण उनकी शक्तियों को क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके पहले हम इनके अनुच्छेदों को देखेंगे जो कि आवश्यक है। अब कई ज्ञानी पहले याद करके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके बैठे हैं तो अब कर लें, ये भी अच्छी बात है। तो हम बात करेंगे 52 से लेकर जितने भी काम किए गए हैं उनके बारे में। पहले राष्ट्रपति आपको पता ही, मैं आपको पहले राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं। पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 1950 में। प्रथम राष्ट्रपति, याद कर ले, ध्यान कर ले, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनका वैसे तो 1950 से बने 1962 तक, लेकिन निर्वाचन या चुनाव के माध्यम से कब बने? 1952 में बने थे, ध्यान रखना, निर्वाचित। उससे पहले इस तरह का निर्वाचन नहीं हुआ था, एक तरह से मनोनीत मान सकते हैं आप इनको, क्योंकि तब कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पद्धति नहीं थी। तो निर्वाचित के रूप में तो कब से शुरू हो रहा है इनका कार्यकाल? 1952 से 62 के बीच। और वैसे टोटल पहली बार बन गए थे 1950 में। वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की जब बात कर रहे हैं तो वो जिस वर्ग विशेष से आते हैं, उससे पहले बिहार के राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो बात की जा रही है, हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति बने उनका अपना एक महत्व है। पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपतियों की डेथ हुई। दूसरे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसको याद रखा जाएगा? प्रतिभा पाटिल को। तो इस तरह की सामान्य जानकारियां हैं। भारत से राष्ट्रपति के पद के लिए मूल रूप से राष्ट्रपति जो रहे या जिनकी तरफ से प्रयास किया गया वो भैरव सिंह शेखावत थे, लेकिन वो बन नहीं पाए थे। उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे थे राजस्थान से, मूलतः राजस्थान के निवासी हैं। और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की राज्यपाल थी। ये भी जानकारी आपके तथ्यों में रहनी चाहिए। तो इस तरह की जो कुछ जानकारियाँ हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा उद्देश्य है वो है इनके अनुच्छेदों को देखते हुए, जो कि 52 से 78 तक हैं। और भी हैं, लेकिन पहले हम 52 से 78 तक देखेंगे क्या क्या अनुच्छेद हैं, क्या क्या वो बातें करें। वर्तमान में राष्ट्रपति का ध्यान रखें, निर्विरोध का ध्यान रखें, ठीक है।
आगे हम चल रहे हैं अभी अनुच्छेदों में। अब हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रपति के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक थे। मैंने आपको बताया था 52 से लेकर 78 तक मुख्य अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 52 की बात करें। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है कि राष्ट्रपति होगा या भारत का राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति पद के बारे में भारत का राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का पद निर्धारित किया गया है। आगे देखें, पहले मैं एक साथ लिख दूं फिर आपको ध्यान रहे। इकसठ के बाद है 65 और उसके बाद आता है अनुच्छेद 65 के बाद आता है पहले 62 और फिर 65, फिर और है उनकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या होगा, कार्यपालिका का मुखिया या कार्यपालिका राष्ट्रपति में शामिल होंगी। कार्यपालिका का क्या होगा, प्रधान होगा। 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होगा और राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। राष्ट्रपति के पद की पदावधि, राष्ट्रपति पद की पदावधि, फिर आएगा राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, ठीक है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, अब कुछ लोग शॉर्टकट से याद करने का प्रयास करते हैं तो फिर वो शॉर्टकट भूलते हैं, फिर गड़बड़े हो जाती हैं। फिर राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें या दशाएं, या शर्तें, ठीक है। 60 में राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 61 में आता है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, बासठ में आता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इस पद पर क्या कार्य करेगा। रिक्ति का मतलब पद खाली होना, उपराष्ट्रपति के कार्य, या उपराष्ट्रपति की भूमिका या दायित्व, ठीक है। या फिर उपराष्ट्रपति पद की खाली होने के बाद क्या होगा, अनुपस्थिति के तौर पर। अब यहाँ पर ये उपराष्ट्रपति कहलाएगा, मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं हो जाएगा। लेकिन 1965 अनुच्छेद क्या कहता है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में
कब कर सकता है, क्योंकि दो बातें होती हैं ना, एक तो राष्ट्रपति अवकाश ले ले, छुट्टी ले ले किसी मजबूरी की वजह से, अनुपस्थित हो, विदेश यात्रा पर गया हो, एक तो वैसी दशाओं में, और एक राष्ट्रपति की मृत्यु ही हो जाए या महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया जाए या फिर कोई और भी परिस्थिति हो, तो ऐसी परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध है या नहीं है, तो उनके बारे में बात करेंगे इसके माध्यम से। या आपको ऐसे कैसे याद करना है। अगर ट्रिक की बात करेंगे तो देखो चुनाव से 54 को याद रखें। राका, राका अगर आपने, अब मैं तो अपने तरीके की बात करूंगा या ये वाला का, राका एक व्यक्ति का नाम है जो कि आपने इसको सुना है क्या, इसको पढ़ा है कभी? उसका एक कैरेक्टर का नाम क्या है? राका। कैसे भी याद कर ले, इसलिए मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, मुझे तो याद करने का कोई काम है, मैंने जितना कर रखा है उससे बहुत है मुझे, ठीक है। तो चुनाव आ जाएगा 54 से चुनाव, तो आगे आगे अगेन उसकी प्रक्रिया की बात कर लेंगे आप, तो 55 आ जाएगा। पदावधि छप, कौन सा शब्द आ गया? छप। और पुनर्प्रकाशन, ये दोनों देखो इससे ही रिलेटेड है, पदावधि पुनः पदावधि या पुनः निर्वाचन की बात कर रहे हैं, ठीक है। योग्यताएं, तो अ लिख दें 68, ये कितने हैं? 68, तो अयोग्यताएं 68 आती हैं। क्या याद रखनी है आपको? अनुच्छेद पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो ज़्यादातर क्या पूछ लिया जाता है, कई बार अनुच्छेद पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए उन दशाएं, विपरीत दशाओं को उन दशाएं कह देते हैं, तो 59 से आ जाएगा आपको याद। शपथ, ठीक है। 60, अनुच्छेद 60 में क्या दे रखी है हमने? शपथ। 61 में महाभियोग है, ये तो याद रहेगा। 62 में राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति के समय क्या करेंगे, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य कर सकता है। आगे देखें, अनुच्छेद 72 एक तरह की न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 85 भी है, बहुत सारे वैसे तो, लेकिन ये हमको मेन याद करना है। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 143, ये राष्ट्रपति के संदर्भ में महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ये देखें आप, अनुच्छेद 72 तो क्या देता है उसको? न्यायिक शक्तियां उपलब्ध होती हैं, ये न्यायिक शक्तियों के रूप, फांसी या किसी दंड को से संबंधित फांसी, दंड या उम्र कैद से संबंधित क्षमा याचना, अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्षमा याचना की शक्ति क्या मिली हुई है यहाँ पर राष्ट्रपति को? कौन सी शक्तियाँ मिली हुई हैं? क्षमा करने की, क्षमा याचना की जो रिट आती है उनको सुनवाई करने के लिए क्षमा याचना के आधार पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आगे चलते हैं अब। सुंदरता से ध्यान करें। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को सूचना दिया जाना, इसके आगे चलेंगे तो प्रधानमंत्री द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कड़ी है, ठीक है। 85 में क्या है? सत्र प्रारंभ, सत्रावसान और सत्र को निलंबित किया जाना। किसको दी गई ये शक्ति? राष्ट्रपति को, ठीक है ना। ये ध्यान रखें आप, ये अनुच्छेद एक बार दिमाग में बैठाएंगे आप तो आपके काम आएगा। निलंबित किया जाना। 112 में क्या है?
108, 110, 112। तो धन विधेयक के संबंध में जो स्वीकृति ली जाएगी, पहले क्या की जाएगी? धन विधेयक के मामले में पहले क्या ली जाएगी? स्वीकृति। एक 112 आपको पता है, 112 क्या कह रही है? बजट प्रस्तुत किया जाना, जिसको बजट नहीं कहते हैं, वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा। वार्षिक वित्तीय, बजट शब्द है ही नहीं, लेखा जोखा या वार्षिक रिपोर्ट भी कहते थे इसको। 123 आपको पता है, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 143 में उच्चतम न्यायालय से राय या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। हालांकि कई एक दो और भी हैं जिसके जा रहे, जैसे मंत्रिपरिषद की स्थापना, नियुक्ति या उनको शपथ दिलवाना, वो हम नियुक्ति वाले में पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा नहीं। मुख्य बताएं मैंने आपको, राष्ट्रपति तो वैसे हर जगह जुड़ा हुआ आता है हमारे। आपातकाल की बात करेंगे तब भी राष्ट्रपति का उल्लेख आएगा, लेकिन जो मुख्य अनुच्छेद है उनकी बात कर रहे हैं। आपातकाल तो अलग से टॉपिक आएगा, आपातकाल तो वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनको आप अपने दिमाग में बैठा कर रखें। ठीक है, इसको देखें आप एक बार, याद हो जाएगा। आप याद करें, शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश ना करें। शॉर्ट ट्रिक में लफड़ा ये है कि भूल जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे, याद नहीं रहते। और एक बार दिमाग में बैठ गए इस तरीके से, जो भी तरीका आपका होगा उस तरीके से आप अगर दिमाग में बैठा पाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सीधे अनुच्छेद पूछे गए, महाभियोग का, शपथ का या पुनर्निर्वाचन के बारे में पूछा गया है। चुनाव प्रक्रिया का क्या नाम है, या चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है, या राष्ट्रपति के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद या राष्ट्रपति की मृत्यु, इन दोनों में अंतर क्या होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब ग्रहण कर लेता है या कब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें, कार्यवाहक राष्ट्रपति कब हो जाएंगे और कब परमानेंट रूप से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। इस तरह के कई विवाद हैं और इस तरह की कई जानकारियां हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये याद होने चाहिए, ज़्यादा अनुच्छेद नहीं है, थोड़े बहुत अनुच्छेद, इनको याद करें सबसे पहले। ये याद हो गए तो सारा काम हो जाएगा आसानी से। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर किसी कांस्टेबल का भर रखा है आपने और किसी अन्य प्रकार का भी, तो वहाँ काम आएंगे। मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए ये, और एक प्रश्न अवश्य आता ही आता है, ये ध्यान रख लें आप। चलिए अब आगे चलते हैं।